Hello everyone, I am Amit, your English teacher, and today I will teach you chapter 3rd, poem section of chapter 3rd from your first flight book. The title of this poem is How to Tell Wild Animals. This poem is a humorous poem composed by Caroline Wells. Let me first give a brief introduction of this chapter. In this poem, the poet explains different characteristics of various wild animals in a very funny way. She explains how can we recognize those animals if we meet them for first time. The poet introduced these animals, these wild beasts. These are very dangerous animals, but the poet introduced them one by one in a very funny way. I will explain each stanza line by line along with difficult words explanation. I will also explain rhyming scheme, poetic devices. You have to be ready, listen to me carefully. आपको एक नोटबुक भी अपने पास रखना है. You have to keep a notebook beside you and you have to write down important points, difficult words, rhyming scheme, figure of a speech, etc. So now let us start first stanza of this poem. Listen to me carefully. So if ever you should go by chance to jungles in the east, यदि कभी आपको पूर्व दिशा की ओर मौजूद जंगलों में जाने का मौका मिले, अवसर मिले, and if there should to you advance a large and tawny beast, और वहां यदि आपका सामना किसी विशाल येलोइश ब्राउन कलर के खतरनाक जंगली जानवर से हो, if he roars at you as you are dying, ये डाइन DYIN जो है वो डाइंग है, DYING है, ये मिसप्रिंट नहीं है. राइमिंग स्कीम को मिलाने के लिए कुछ वर्ड्स में मॉडिफिकेशन पोएट्री सेक्शन में किया जाना अलाउ है, कर सकते हैं, पोएट लोग करते हैं. तो डाइन का मतलब यहाँ डाइंग हुआ. तो डाइन वर्ड जो है वो किसका राइमिंग स्कीम मिल रहा है? लायन का मिल रहा है. डाइन लायन इसलिए किया गया है. जैसे चांस और एडवांस, ईस्ट और बीस्ट, ये सिमिलर राइमिंग वर्ड्स हैं. चांस का एडवांस हुआ, ईस्ट का बीस्ट हुआ, डाइन का लायन हुआ. इफ ही रोवर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वो इस प्रकार से चिंघाड़ता हो, गरजता हो, मानो आप मर जाओगे, उसकी गर्जन सुनकर, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप जान जाओगे कि ये खतरनाक जानवर जिससे आपका सामना हुआ है, ये एशियन लॉयन है, एशिया में पाया जाने वाला शेर है. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट इज टेलिंग दैट हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज an Asiatic lion, an Asian lion, whenever we get chance to visit the jungles in the east, and if we come across, advance means come across का मतलब होता है अचानक से मिलना, अचानक से सामना होना, and if we come across an animal who is very large and whose color of skin is tawny, yellowish brown, and if it roars at us so strongly that we can die out of fear, it means
we have encountered an Asian lion. यदि कभी पूर्व दिशा की ओर मौजूद जंगलों में, घने जंगलों में हमें जाने का मौका मिले और अचानक से हमारा सामना एक बड़े से येलोइश ब्राउन कलर के, भूरे और पीलापन लिए हुए, उसके स्किन का कलर होता है, एक खतरनाक जंगली जानवर से हो और उसकी दहाड़ ऐसी हो मानो हमारी जान निकल जाए, तो आप समझ लेना कि वो एशियन लायन है, एशिया में पाया जाने वाला शेर है। तो बड़े ह्यूमरस तरीके से पोएट ने हमें एशियन लायन को पहचानने का एक तरीका बताया कि हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा था इस स्टैंजा में चांस का एडवांस है, ईस्ट का बीस्ट है, डायन का लायन है, ये सारे राइमिंग वर्ड है। तो राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा का क्या हुआ, ध्यान से सुनोगे आप लोग। ए बी सी सी, पहले वाले को हम ए मानते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो इसमें 3 राइमिंग स्कीम का यूज हुआ, पहला तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ। तो ए बी सी, ये राइमिंग स्कीम हो गया। अब इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है, उनको भी एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। पहला जो लिटरेरी डिवाइस इसमें है वो है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, किसी सेंटेंस का नेक्स्ट लाइन में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स कंटिन्यू होना, इसी को इंजैम्पमेंट बोलते हैं। अब चांस के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, फिर अगला लाइन में आ गया, एडवांस के बाद कुछ भी नहीं है, अगला लाइन में आ गया, तो इसी को इंजैम्पमेंट बोलते हैं। इन्वर्सन का यूज यहां पर हुआ है। जैसे अगर आप सेंटेंस को गौर करो, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एक्चुअल में सब्जेक्ट इस वाक्य का देखा जाए तो यू है, यू को तो शुरू में होना चाहिए था। जबकि राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए, इस पोएम की फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए पोएट लोग इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, किसी सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं वो, जस्ट टू मेंटेन द राइमिंग स्कीम एंड फ्लुएंसी ऑफ द पोएम। इस पोएटिक डिवाइस को इन्वर्सन बोला जाता है। तो इन्वर्सन क्या होता है, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ ए सेंटेंस। अगला इसमें एजोनेंस का प्रयोग हुआ है। वॉवेल साउंड अगर किसी सेंटेंस में बार बार रिपीट हो, यू, शुड, गो, सब में आपको ओ दिख रहा होगा, शुड टू यू, ओ दिख रहा होगा, रोवर्स एट यू एज यू आर, ओ दिख रहा होगा, वो वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के रिपीटेशन को एजोनेंस बोला जाता है। तो ये इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हुआ। नाउ कम टू द सेकेंड वन। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और यदि थोड़ी देर के पश्चात, थोड़ी देर यहां वहां घूमने के पश्चात, रोम राउंड का मतलब होता है वांडर, मूव हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस, दैट इज कॉल्ड रोम राउंड। यहां वहां यत्र तत्र भटकना, और यहां वहां घूमने भटकने के पश्चात यदि आप किसी ऐसे जानवर से मिलते हैं, कोई ऐसा जानवर जो आपको ग्रीट करे, अभिवादन करे आपका, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल शब्द का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसका मतलब पहले समझ लें तो अर्थ समझना आसान होगा। NOBLE नोबल का मतलब होता है वन हु बिलोंग्स टू अ रॉयल क्लैन, जो एक शाही खानदान से संबंध रखता हो, उसी को नोबल बोलते हैं। तो यहां पर इस बीस्ट को एक नोबल वाइल्ड बीस्ट बोला जा रहा है, रॉयल बोला जा रहा है इसको। तो एक रॉयल क्लैन से बिलोंग करने वाला जंगली जानवर यदि आपका अभिवादन करे, ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर काली धारियां उसके शरीर पर हों, उसके स्किन पर हों,
जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। और ध्यान देना, यदि वो आपको मार डालता है अगर, और खा जाता है मारकर आपको, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो बड़ा सामान्य सा रूल है। यदि आपको वो मारकर खा जाए तो बहुत आसान पहचानना है उसे, वो बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज हुआ यहां पर। डिसर्न मतलब टू रिकॉग्नाइज। तो इसमें हमने क्या पढ़ा सेकंड स्टैंजा में? यहां वहां घूमने भटकने के पश्चात यदि आपको कोई एक रॉयल क्लैन का जानवर अभिवादन करे, मिले आपसे, आमना सामना हो आपसे, जिसके स्किन का कलर हो येलो हो और उस येलो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर काली धारियां पड़ी हुई हो खूबसूरत से, नैरो एंड लॉन्ग स्ट्रिप्स। और भी ध्यान देना, यदि वो आपको मारकर खा जाए तो बड़ा आसान है उसको पहचानना, वो बंगाल टाइगर है। तो इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स दैट इफ यू मेट विथ एन एनिमल, meet with an animal whose skin is yellowish with black strips, and if that animal kills you and eats you up, finish you up, it means you have surely seen a Bengal tiger. तो बड़ा आसान है पहचानना कि आप तो भी बंगाल टाइगर से मिले हो। डिसर्न का मतलब रिकॉग्नाइज हुआ, और कोई वर्ड मीनिंग इसमें। रोम का मतलब भटकना यहाँ वहाँ, टू मूव हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस। ग्रीट का मतलब तो अभिवादन करना होता है। अब इसका राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो राउंड का ग्राउंड, यू का यू, लर्न का डिसर्न। तो यहाँ भी राइमिंग स्कीम पहले स्टैंजा वाला ही फॉलो हो रहा है। ए बी सी सी। राउंड का ग्राउंड, यू का यू, लर्न का डिसर्न। पोएटिक डिवाइस देख लिया जाए भाई। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर पहले लाइन में ही दिख रहा है वो है एलिट्रेशन। रोमिंग और राउंड, ये दोनों शब्द का पहला शब्द आर है, एलिट्रेशन हुआ। लास्ट दो पंक्तियों को अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। एक्चुअल में होना चाहिए डिसर्न द बंगाल टाइगर। तो द बंगाल टाइगर बाद में आना चाहिए था, उसको पहले लाया गया राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए। तो ये पोएटिक डिवाइस इन्वर्सन हुआ, जैसा कि पहले स्टैंजा में मैंने आपको बताया था। यहां भी ओ साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, एजोनेंस बोलते हैं इसको, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ सेकंड स्टैंजा का। नाउ कम टू द थर्ड वन। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ये बीस्ट यू व्यू। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, और फोर्थ यानी आगे की ओर। यदि आगे की ओर चलते हुए ए बीस्ट यू व्यू, व्यू का मतलब यहां देखना हुआ, एक जंगली जानवर जिस पर आपकी नजर पड़ती है। whose hide with spots is papered। यहां हाइड का मतलब है स्किन ऑफ एनिमल, और पेपर्ड वर्ड का यहां पर मतलब है स्पॉट्स। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट का मतलब है जंप टुवर्ड्स समवन, किसी पर उछल जाना देखकर। You will know it is the leopard. That will do no good to rower with pen.
He will only lap and lap again. तो लेफ्ट जो वर्ड आया वो लेफ्ट. तो if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. That will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. यदि आगे बढ़ने के पश्चात बढ़ते रहने के क्रम में आपको एक ऐसा जंगली जानवर देखते हो जिसके शरीर पर बड़े सारे धब्बे हों, उसका पूरा का पूरा स्किन स्पॉट्स से भरा पड़ा हो, और जो ही वो आप पर उछल पड़ता हो तो आप समझ लेना कि आपका सामना एक लेपर्ड से हुआ है. That will do no good to roar with pain. आप दर्द से बेशक चिंघाड़ो, चिल्लाओ. If you will cry out in pain, इसका मतलब यह हुआ to roar with pain, cry out with pain. यदि आप दर्द से चिल्लाने लगो, लेकिन लेपर्ड पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता. He will only lap and lap again. वो तो बार बार आप पर टूट पड़ेगा, उछल पड़ेगा आप पर, आपको मार कर खाने की कोशिश करेगा. तो समझ लेना कि आपका सामना भाई लेपर्ड से हुआ है. So in the third stanza, the poet says that while walking in the jungle casually, if you will meet an animal whose skin is spotted with dots, with dark black dots, as soon as the animal will see you, immediately it will jump on you. Then it is easy to recognize for you that animal is none other than the leopard. If you will cry out in pain, it doesn't matter. The leopard will keep on jumping on you again and again. It is the explanation of the third stanza. Again, rhyming device, rhyme scheme is A B C C, view U, papered, leopard, pain again. Other poetic devices, alliteration. He has, in the third line, he has, that is alliteration. यहां पर आप एक चीज गौर करोगे, एलिपीटी लैप्ट जो वर्ड हुआ, एक्चुअल में स्पेलिंग ये नहीं होता है. स्पेलिंग होता है LEAP लिप, उसी का बनता है LEAPT लेफ्ट. इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मिसप्रिंट है, गलत है. LEP लैप लास्ट में आप देख रहे हो, ये गलत बिल्कुल नहीं माना जाएगा. पोएट लोगों को ये लिबर्टी होती है स्पेलिंग चेंज करके राइमिंग स्कीम को मेंटेन करना. अभी ऊपर भी हमने देखा था डाइन और लाइन वाले में, फर्स्ट स्टैंजा के लास्ट वाले 2 लाइन में, फिफ्थ और सिक्स्थ में, उसी तरह से यहां है. इसको पोएटिक लाइसेंस भी बोला जाता है. अब लेप वर्ड का 2 बार रिपीट हुआ, इसको रिपीटिशन बोलते हैं. ओ साउंड कई बार हो रहा है, स्ट्रॉलिंग फॉर्थ यू, whose spots do no good to roar. Assonance, repetition of vowel sound, that is called assonance. हाँ, यहाँ पे एल साउंड का भी रिपीटिशन एक जगह है, सबसे लास्ट लाइन में गौर करो. ही विल ओनली लैप एंड लैप, विल में, ओनली में, लैप एंड लैप. तो जिस प्रकार से वॉवेल साउंड के रिपीटिशन को एसोनेंस बोला जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन को कॉन्सोनेंस बोला जाता है. तो ये पोएटिक डिवाइस का भी थर्ड स्टैंजा में यूज किया गया है.
Now come to the fourth one. If when you are walking around your yard, you meet a creature there. यार्ड बोलते हैं अपने घर का जो लॉन आगे होता है उसको यार्ड बोलते हैं, लॉन एरिया। यदि कभी अपने घर के आगे लॉन में घूमते हुए आपको एक ऐसे जीव से मुलाकात हो जाए who hugs you very very hard, जो आपको बहुत जोर से गले लगा ले, बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप निश्चित हो जाना कि भाई ये कोई दूसरा जानवर नहीं है, नन अदर देन द बियर, भालू है ये तो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस he will give you just one more caress. कैरेस का मतलब जेंटल टच होता है। और यदि आपको किसी प्रकार का संदेह होता है तो मैं ये गेस करता हूं और आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपको फिर से वो उसी प्रकार का, अगर मान लो आपको जोर से गले ना लगाए तो एक जेंटल टच देगा आपको। दैट एनिमल विल टच यू और हग यू वेरी जेंटली। फिर तो आप निश्चित रूप से श्योर हो जाना कि दैट एनिमल इज नन अदर देन अ बियर। तो थर्ड स्टैंजा में यार्ड का मतलब हुआ लॉन एरिया ऑफ आवर हाउस, क्रिएचर जीव जंतु को बोला जाता है, हग यानी कि गले लगाना, कैरेस का मतलब यहां पर है वेरी जेंटल, अ जेंटल टच, अ जेंटल हग। तो इफ यू आर वॉकिंग इन द लॉन एरिया ऑफ योर हाउस and suddenly you meet a creature which hugs you very tightly, be sure it is none other than a bear. If you are still in doubt regarding that animal, he will keep hugging and touching you very gently, then make sure that that animal is just a bear. Now come to the fourth stanza. Let me first explain rhyming scheme, poetic devices in stanza fourth. Literary device again here. A, B, A, B, C, C is followed. Enjambment is again followed. When walking, who hugs? B, bear. तो ये एलिट्रेशन हुआ। When you are walking your yard, who hugs? तो who में भी एच साउंड है, hugs में भी एच साउंड है, ये भी एलिट्रेशन हुआ। तो यहाँ एलिट्रेशन का भी प्रयोग हो रहा है। मीट अ क्रिएचर देयर, सेकंड लाइन में आप देखो ई वर्ड का कई बार रिपीटिशन हुआ है, इसको एजोनेंस बोलते हैं। ई लेटर जो रिपीटेड हो रहा है कई बार इस लाइन में, मीट अ क्रिएचर देयर, ये एजोनेंस हुआ क्योंकि ई जो है वो वॉवेल साउंड होता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ स्टैंजा 4 का। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। Thou to distinguish beasts of prey, a novice might none plus. The crocodile you always may tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. इस स्टैंजा के माध्यम से पोएट ये कहना चाहता है, यदि कोई जानवरों को पहचानने में नया हो तो उसके लिए तो पजल होगा
कि भाई कौन सा एनिमल दूसरे जानवरों का शिकार करता है और कौन सा नहीं करता है। तो यहां पर कौन सा एनिमल दूसरे जानवरों का शिकार करता है फर्क बताने के लिए इस स्टैंजा में, फिफ्थ स्टैंजा में, पोएट जो है वो दो जानवरों के बीच के अंतर को बताता है, एक हाइनस और एक क्रोकोडाइल। दोनों खतरनाक ही होते हैं, खतरनाक दोनों होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है, वो बताना चाहता है। डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट इसका मतलब होता है PREY, प्रे, शिकार, हंट को बोलते हैं। हंट वैसे शिकार करना होता है, तो प्रे हुआ शिकार, जिसको हम गेम भी बोलते हैं, अर्थात जिस जानवर का हम शिकार करना चाहते हैं उस जानवर को प्रे बोला जाएगा। यहाँ नॉविश का मतलब होता है समवन न्यू टू अ जॉब, नौसिखिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, नौसिखिया। और नॉन प्लस का मतलब होता है बी कंफ्यूज्ड। तो दो टू डिस्टिंग्विश बिस्ट्स ऑफ प्रे, तो शिकार करने वाले जानवरों के बीच के फर्क को पहचानने के लिए अगर कोई नौसिखिया है वो तो कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास, तो उस केस में वो व्यक्ति क्या करेगा भाई? तो दो जानवरों के बीच में डिफरेंस को यहां पर रेफरेंस लिया जा रहा है ना। जो होते हैं वो भी शिकारी होते हैं, लेकिन वो बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आएंगे आपको। और यदि क्रोकोडाइल हुआ तो हमेशा उसकी आंखों में आंसू ही होता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। इस प्रकार से हम दोनों जानवरों के फर्क को पहचानेंगे। दोनों शिकारी जानवर हैं। वो खूबसूरती से मुस्कुराने वाला है ना भी हो, चाहे अपनी आंखों में हमेशा आंसू रखने वाला वो घड़ियाल, वो मगरमच्छ हो, क्रोकोडाइल हो। तो फिफ्थ स्टैंजा में पोएट ने जानवरों के बीच में अंतर करने को बताया है। यदि कोई नौसिखिया हो जो पहली बार इन जानवरों को पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि कौन सा जानवर खतरनाक साबित हो सकता है, कौन सा नहीं, कौन सा दूसरे जानवरों का शिकार करता है, कौन सा नहीं। तो द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, that is called novice, then it will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food. Therefore the poet tries to help the readers by telling the difference between two animals. Both of these two animals are dangerous for us, but poet tries to differentiate them. He says that hyenas will be smiling, whereas if it is a crocodile, it is always in tears. But both of these animals are dangerous for us. It is explanation of fifth stanza. Now come to the rhyming scheme. Pray may, non plus, dash, smiles, crocodiles, A, B, A, B, C, C. Again the same rhyming scheme is repeated in this stanza. And about poetic devices, alliteration, novice, non plus, the, dash. Enjambment is again used in this stanza. So now come to the last stanza of this poem. The true chameleon is a small, a lizard sort of thing. एक सही जो कैमेलियन होता है, गिरगिट जिसे बोलते हैं, छोटी होती है, एक लीजर्ड जैसी, लीजर्ड के प्रजाति का ये जीव लगता है देखने में, छिपकली के प्रजाति का। He hasn't any ears at all and not a single wing. लेकिन इन दोनों में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है भाई? एक कैमेलियन जो होता है, इनके कान और इनके विंग्स नहीं होते हैं।
If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. और यदि पेड़ पर अगर कोई जीव आपको ना दिखे तो समझ लेना कि वहाँ कैमेलियन पहले से बैठा है, क्योंकि ये अपने रंग को अपने बैकग्राउंड के अनुसार, इन्वायरमेंट के बैकग्राउंड के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है. So it is the last stanza of this poem. Now let me explain once again the last one. In the last stanza, the poet explains the difference between a lizard and a chameleon. The poet says that a chameleon, which is a small creature, it looks like a lizard, but the difference between the two is that chameleon does not have ears and wings, while the lizard has. Chameleon has also the ability to change its color according to the surface on which it is sitting. Chameleon has such capability, but the lizard hasn't. Therefore, if you see a tree and find nothing on its branches, then it must be a chameleon sitting on it. It has changed its color into the color of tree. कैमेलियन एक लिजर्ड की प्रजाति के जैसा ही जीव होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है. कैमेलियन डज नॉट हैव एनी ईयर्स एंड विंग. And if you find nothing on the branches of a tree, it must be a lizard, because lizard has the ability to change its color according to the surface on which it is sitting. It is the explanation of last stanza, and rhyming scheme is again the same rhyming scheme is repeated. A B A B C C. A small, all, thing, wing, tree, C. Literary devices, alliteration, he, hasn't in the third line. Consonants, single wing, G. G sound is repeated. It is consonant sound. Therefore, it is consonants poetic device. I will again explain this chapter with summary and difficult words. I will also explain all questions regarding this chapter, this poem, this beautiful poem in the next video. तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, सारा नोट्स बनाएं. इसका नोट्स भी मैं सेंड करूंगा, वो आप ऐप से डाउनलोड करेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.